हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में क्लास 10th की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक के जो क्वेश्चन एक नंबर में एमसीक्यू में पूछे गए हैं सभी को लेके आ गया हूँ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मेरा दावा है कि इस साल भी बोर्ड एग्जाम इन्हीं प्रश्नों में से ही आएंगे। बाकी मैंने सब कुछ बना रखा है बच्चों, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट कर दें, पहले क्वेश्चन पे आ जाते। हमसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि अगर 26 और 156 का लॉसा ना 156 है तो मौसा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। आप जानते हैं कि जो संख्या का गुणनफल होता है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या जो होती है वो होती है मौसा गुणे लौसा। सॉरी गाइस, एलसीएम इसके बराबर होता है। ठीक है, ये हम भली भांति जानते हैं। सो यहाँ देखिए, पहली संख्या हमारे पास कितनी है 26, दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है 156। ठीक है, मौसा हमें ज्ञात करना है, हमें मौसा ज्ञात करना है और लौसा हमें दे रखा है 156। कितना 156 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 156 156 कट गया, तो जो हमारा मौसा है वो कितना आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 26। वो कितना आ जाएगा 26। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे साथ साथ आप भी वीडियो के कमेंट में क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से अपना आंसर जरूर दे। इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कितना सीखा है आपने, कितने पानी में हो वो भी आपको पता लगेगा। यानी कौन सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म होता है। सहअभाज्य संख्या का मतलब अगर हमारे पास दो संख्या है, एक संख्या ए और एक संख्या बी है, अगर उन दोनों संख्याओं का HCF क्या जाता है, एक आता है, तो उन संख्याओं को बोला जाता है सहअभाज्य। उनको क्या बोला जाता है, सहअभाज्य बोला जाता है। ठीक, सो देखो अगर सिंपल सा लॉजिक है, 5 कम 5 5 3 15, तो ये आगे 5, इसका HCF, इसका 7 कम 7 7 3 21, 7 से कट जा रहा है, 31 से कम 31 31 3 93, तो इनका HCF 1 तो नहीं आया, तो ये नहीं होंगे। अब जब 3 नहीं होगा तो ये सही हो जाएगा। कैसे देखो, 18 को हम लिख सकते हैं, 18 का 5 गुणन करो, 2 9 18, 3 3 9, 3 कम 3, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 25, 5 कम 5, तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं भैया, 18 को लिख सकते हैं 2, 3 कितनी बार है 2 बार गुणे में है, 25 5 कितनी बार है 2 बार गुणे में है, कुछ भी उपनिष्ठ है दोनों में, कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है। यानी कि जो HCF है 18 का और 25 का वो कितना है, 1 है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये सहअभाज्य संख्या का एक युग्म हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए कौन सा कथन सही है। आप जानते हैं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके HCF और LCM के बराबर होता है, तो दो संख्या गुणनफल किसके बराबर होगा, उनके मौसा और उनके लौसा के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ये जो चौथा वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते। कह रहे अगर m का मान 5 है और n जो है m + 7 के बराबर है, तो m + n² का मान √ में कितना होगा। ठीक है, सो देखिए भाई, हम मान रखेंगे m का मान हमारे पास क्या है 5 और n का मान क्या है, n का मान है m + 5 m + 7, तो m का मान 5 + 7 यानी कि 12। हमें क्या रखना है यहाँ पर, 12 रखना है। स्क्वायर कर दो, 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144, तो ये आ जाएगा 169 जिसका वर्गमूल होता है 13। उत्तर कितना आ जाएगा 13। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, कह रहे 65 और 117 के HCF को हम 65m - 117 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो m का मान क्या होगा। तो देखो पहले 65 और 117 का HCF निकाल लो। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 कम 5 5 3 15, 13 कम 13, 3 से कटेगा 3 3 9, 3 9 27, 3 कम 3 3 3 9, 13 कम 13, तो 65 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणे 13 और 117 को मैं लिख सकता हूँ 3 2 बार है, 13 1 बार है, तो वो संख्या जो दोनों में है, तो वो संख्या जो दोनों में वो है 13। यानी कि जो HCF होगा 65 और 117 का वो होगा 13। न्यूनतम घात ली जाती है ना, 13 का न्यूनतम घात 1 ही है, तो 13 हो जाएगा। कह रहे इस HCF को ना
आप इस रूप में लिख सकते हो, एक 65m माइनस के 117 के रूप में लिख सकते हो। तो यहाँ रख देंगे, इसको हम 65m माइनस का 117 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये नेगेटिव का इधर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130। 65 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में 65 दूनी 130। m का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। m का मान कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। कई बच्चे बोलते हैं सर ये क्वेश्चन किस बोर्ड के लिए, ये यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा बोर्ड, झारखंड बोर्ड, ठीक है, छत्तीसगढ़ बोर्ड, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहे दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी होगी। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो सिर्फ स्वयं से विभाजित हो और सिर्फ एक से विभाजित हो, यानी कि जो संख्या सिर्फ खुद के पहाड़े में आती हो, किसी और के पहाड़े में नहीं आती हो। तो देखो बच्चों, जो अभाज्य संख्या वो 2 है। 2 सिर्फ 2 से कटता है और 1 से कटता है। एक ना तो एक क्या है, एक तो ना भाज्य है ना अभाज्य। जीरो आपका क्या होता है, सम संख्या होती है। 8 क्या है, एक सम संख्या है और ये भाज्य भी है। 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा। ठीक है, भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, खुद और एक। कह रहे n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है अगर n एक क्या हो, n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होगी अगर n एक क्या हो, पूर्णांक हो, प्राकृतिक संख्या हो, विषम संख्या हो, सम संख्या हो। अब देखो कई बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा, तो क्या इस प्रश्न को आप छोड़ दोगे बोर्ड एग्जाम में, नहीं। आप काउंटर एग्जाम्पल लोगे ना, जो काउंटर एग्जाम्पल संतुष्ट करेगा ना वो आंसर हो जाता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाएंगे जिनका कॉन्सेप्ट आपने सीखा नहीं होगा, शायद बाय द वे छूट गया होगा। तो उस टाइम पे आप अपना काउंटर एग्जाम्पल इस्तेमाल करो। और एक टेक्निक होती है कि गलत ढूंढो, अगर सही आंसर नहीं पता चला तो गलत क्या है, गलत क्या क्या उसको हटाओ तो सही उत्तर आपको मिल जाएगा। जैसे n स्क्वायर 1 है, पूर्णांक 8 से कटेगा या नहीं कटेगा वो हम देखते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या पूर्णांक में भी आता है, विषम संख्या भी पूर्णांक के अंदर आता है, सम संख्या भी पूर्णांक के अंदर आता है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो मैं विषम संख्या ले रहा हूं या पहले एक सम संख्या लेता हूं। ठीक है, पहले एक सम संख्या लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया 4 ले लिया, n की जगह पे 4 लिया। 4 का स्क्वायर माइनस के 1, 8 से कटेगा, देखते हैं। 16 माइनस 1/8, तो ये 15 के पहाड़े में 8 नहीं, 8 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, तो सम संख्या नहीं होगा। विषम संख्या ले लो। विषम संख्या मैंने ले लिया 3 का वर्ग किया, 1 घटा दिया, तो 9 में से 1 घटाएंगे, 8 आ गया। 8/8, कोई भी विषम संख्या ले सकते हो आप। 8 के 8 पूरा पूरा कट रहा है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि भैया विषम संख्या होगा उत्तर। देखो, आप आंसर को उसी को करेक्ट मानोगे जो हर चीज को संतुष्ट करेगा। आप बोलोगे सर भैया प्राकृतिक संख्या भी तो ले सकते हैं, आपने इसको आंसर क्यों नहीं बताया। देखो, प्राकृतिक संख्या में 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, तो इसने से विषम संख्या के लिए हाँ बोला है ना, इसके लिए तो मना है। इसके अंदर तो सम संख्या भी आ जा रहा है ना, वो मना है। आपको भैया पूर्णांक क्यों नहीं लिया, पूर्णांक के अंदर 0, 1, 2, 3, माइनस के 1, -2, -3 ये सब भी आते हैं, तो सबके लिए हाँ होना चाहिए ना। तो ये तो सिर्फ विषम संख्याओं के लिए हाँ बोल रहे हैं, बाकी सम संख्या तो छूट जा रही है। एक भी मना होता है ना तो उसे मना कर दिया जाता है। अगर 1 करोड़ बार भी हाँ होगा और मैथ में किसी एक स्टेटमेंट के लिए अगर ना बोल रहा है तो पूरा स्टेटमेंट मना हो जाएगा। ये होती है मैथ की खूबसूरती। और केमिस्ट्री में आप जब कक्षा 11 में जाओगे ना, थोड़ी अपवाद पढ़ोगे, इसके लिए है उसके लिए नहीं है, इसके लिए है उसके लिए नहीं है, हैं अपवाद पढ़ते रहोगे। लेकिन मैथ में कोई अपवाद नहीं चलता। मैथ में 100% एक्यूरेसी चाहिए होती है। 99.999% भी एक्यूरेट है और 0.00001 भी मना करेगा तो वो मना हो जाएगा। ये होता है मैथ की खूबसूरती। ठीक है, कह रहे किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, 1 होती है, 2, 3 होती है। ये कैसी होती है, एक परिमेय संख्या लिया, उसके समतुल्य परिमेय संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, एक परिमेय संख्या और उसके समतुल्य परिमेय संख्या कितनी होगी। जैसे 2/1 एक परिमेय संख्या है, तो इसके समतुल्य परिमेय संख्या अनंत हो सकती है। ठीक है, अपरिभाषित है ये। ठीक है, बहुत सारा हो सकता है, ऊपर नीचे 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, 4 से गुणा करो, 5 से गुणा करो, आपकी परिमेय संख्या अलग अलग आती रहेंगी।
ठीक है, तो किसी परिमेय संख्या के स्वतुल्य परिमेय संख्या है, स्वतुल्य वर्ड का मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है तो ये छोड़ दो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए कह रहे हैं दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी आपको दे रखे हैं, एक्स और वाई अभाज्य संख्या है, तो इनका एचसीएफ निकालना है। इनका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो देखो हमारे पास जो ए है, ए हमारे पास है एक्स की घात 3 और वाई की घात 2, एक्स और वाई अभाज्य संख्या है। और बी जो हमारे पास है बच्चों वो है एक्स और फिर है वाई की घात 3। हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ हमें ढूंढना होता है जो दोनों में है, जो दोनों में है। उसके बाद देखो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो दोनों में उसकी न्यूनतम घात ली जाती है। वाई की न्यूनतम घात कितनी है? 2। तो एक्स की घात 1, वाई की घात 2। आंसर आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ये हमारा एचसीएफ आएगा। अगर इसी प्रश्न में बोल देता कि भैया एलसीएम निकालो, फिर क्या कर दे, जो दोनों में उसकी मैक्सिमम पावर लेते हैं, एक्स की घात 3 और वाई की घात 3 होता, ये होता है इसका एलसीएम, अगर हमसे पूछा जाता तो। अगला प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप कैसा होता है? ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का रूप कैसा होता है ये आपसे बोल रहा है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का रूप क्या होता है? अब धनात्मक सम बोला है या विषम बोला है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यह है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक सम होना चाहिए, सम के लिए ये होगा, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, सम के लिए 2 से गुणा होगा। अगर विषम पूछेगा तो ये वाला आंसर आएगा 2q + 1, ये विषम का रूप होगा और ये सम का रूप होगा। कहने संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल कितना होगा? इस क्वेश्चन को भी बहुत बार पूछा गया है। तो 144 का हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। करो, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? देखो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4। तो 144 का जब गुणनखंड करेंगे ना, 2 है 4 बार और 3 है 2 बार, तो जब जोड़ देंगे पावर को 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन है? देखो √37 अभाज्य संख्या, अंडरूट लगाए तो ये क्या है? अपरिमेय है, गलत। 5 अभाज्य संख्या अंडरूट लगाए, अपरिमेय हो गया। 17 है, अपरिमेय हो गया। √5 से √5 कट गया, प्लस माइनस क्या बचा? 3। इसको मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। बट्टे में 0 नहीं है, ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है और इनका h से भी 1 है, तो आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। कह रहे हैं दिया गया है लॉसा, इन दो संख्याओं का लॉसा इतना है, तो इन दो संख्याओं का मौसा कितना होगा? आप जानते हैं प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या किसके बराबर होती है? इनके मौसा और लौसा के बराबर होती है। तो मौसा हमें निकालना है और लौसा हमें दे रखा है 3 1 6 8। ठीक है, ये गुणे का इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, गुणे का इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे का। कोई दिक्कत नहीं है, हमें फिर क्या निकालना है? मौसा निकालना है। ठीक है, 132 को जब हम भाग देंगे, ठीक है, 132 से हम भाग देंगे किसमें? 3 1 6 8 में, तो लगभग 2 बार जाएगा। ये 3 अंक लेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 3 6 और 2 1 2। ठीक है, फिर घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 11 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 5 बचेगा और ये पीछे से 8 आ जाएगा। 8 है, 4 दूनी 8, 4 बार जाएगा। आइडिया लगा, 4 दूनी 8, 4 3 12 से लगा 1, 4 1 4 और 1 5, घटाएंगे तो पूरा 0 आ जाएगा। ठीक है, 24 बार गया। इससे जब हमने घटा 24 बार गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 24 से भाग देना है इसमें। 24 1 24, 4 बचा, 24 दूनी 48, तो मौसा कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। मौसा आपका कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, ये हमें हमारे उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं ये जो संख्या है ये किसके बराबर है? 5 है और वर्गमूल में 625 है। 625 का वर्गमूल होता है 25। ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या गुणा परिमेय संख्या, परिमेय गुणा परिमेय क्या होता है? परिमेय होता है। परिमेय में परिमेय जोड़ो, परिमेय में परिमेय घटाओ, परिमेय में परिमेय गुणा करो, परिमेय परिमेय से भाग दो, हमेशा परिमेय ही रहता है। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। कह रहे हैं एक शून्यतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है? एक परिमेय संख्या 2 है और एक अपरिमेय संख्या मैंने ले लिया √2, तो क्या आएगा? एक अपरिमेय संख्या। किसी भी परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो या भाग कर दो, अपरिमेय ही रहेगा हमेशा। क्या रहेगा? हमेशा अपरिमेय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपके आंखों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है? द्विघात बहुपद का ग्राफ कौन सा नहीं है जिसमें 2 से ज्यादा कट आते हैं? देखो ये जो ग्राफ है, ऐसा अगर ग्राफ जा रहा है तो ये परवलय है, ऐसा ग्राफ हो, ऐसा हो तो ये द्विघात बहुपद का होता है। इसमें त्रिघात बहुपद, देखो इसमें कितने पॉइंट है? 1 2 3 कट पॉइंट है। ये द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं एक बीजीय व्यंजक में x की पावर 0 का गुणक क्या है? देखो क्वेश्चन को घुमा दिया इसने। x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? अचर पद। अचर पद का गुणन क्या है ये आपको बताना है। देख रहे हो, क्वेश्चन घुमा दिया इसने। अचर पद पूछा आपसे, तो क्या है? 7 है। x की पावर 0 बोले तो अचर पद। कह रहे यदि किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल, ठीक है, मूलों का योगफल हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा 2 दे रखा है और मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा माइनस बीटा माइनस के 3 दे रखा है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस में होता है अल्फा गुणा बीटा। तो देखो भैया अल्फा प्लस बीटा में दे रखा है 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2x और अल्फा बीटा दे रखा है हमें माइनस के 3, तो ये आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ये जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्य कितने होंगे? तो देखो एक्स अक्ष में कितने कट पॉइंट है? 1 2 3 4, तो बहुपद के शून्य कितने होंगे? 4 होंगे। या आप बोल दोगे कि भैया बहुपद के शून्य 4 होंगे। कह रहे हैं बहुपद में शून्यकों का योगफल क्या होगा? शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस के b अपॉन a, यही होता है। सो देखो इसमें a के स्थान पर कितना है? 3, b के स्थान पर कितना है? x का गुणज 5 और c के स्थान पर कितना है? माइनस के 2। रखो यहाँ पर b 5 है और a कितना है? 3। आंसर आ जाएगा माइनस के 5 बिट्टा 3। अगर आपसे बोलता कि भैया गुणनफल निकालो अल्फा गुणा बीटा, इसका सूत्र होता है c बट्टे a। c का मान है माइनस का 2, a का मान है 3। अगर गुणनफल बोलता तो माइनस के 2 बट्टे 3 होता। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं किसी बहुपद y बराबर एफ एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है। ग्राफ में एफ एक्स का शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्य कितने होंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर एक कट पॉइंट है, यहाँ एक कट पॉइंट है और यहाँ एक कट पॉइंट है। कितने कट पॉइंट है? 3। तो शून्य कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। एक्स अक्ष में जितने कट पॉइंट होते हैं भाई उतने ही आपके शून्य होते हैं। कह रहे एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात तो ज्यादा से ज्यादा शून्य 2 होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे, 2 होंगे। त्रिघात बोलता तो 3 होता, रैखिक बोलता तो 1 होता। कह रहे एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य -5 तथा 3 हो तो वो क्या होगा? देखो ये अल्फा दे रखा है और ये बीटा दे रखा है, ठीक है। आपको द्विघात बहुपद का सूत्र पता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। इस सूत्र में सारा मान रख दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर अल्फा की जगह दे रखा है माइनस के 5, बीटा की जगह दे रखा है 3, एक्स अल्फा की जगह -5, बीटा की जगह पर कितना है 3। एक्स स्क्वायर 5 में 3 घटाएंगे माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस के 2x और 5 दिया क्या हो जाएगा? 15। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 15। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, कौन सा बहुपद नहीं है? कौन सा बहुपद नहीं है? बहुपद की 3 शर्त होती है होने के लिए। पद सीमित हो, गुणज वास्तविक हो और चर की घात पूर्ण संख्या हो। 0 1 2 3 ऐसे नंबर होने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कौन सा बहुपद नहीं है, तो डी ऑप्शन बहुपद नहीं है। क्यों? अगर x वगैरह किसी संख्या के बट्टे में आ जाता है, 7 के बट्टे में आ गया ना,
तो ये बहुपद नहीं होगा, बल्कि ये बहुपद है, ये बहुपद है और ये तीनों बहुपद है। कह रहे इस बहुपद के शून्य क्या होंगे। ठीक है, शून्य निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप ऑप्शन से ही आंसर निकाल लो या फिर इसको हल कर लो, जो आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो। ठीक है, सो देखो गुणनखंड कैसे हल करते हैं, गुणनखंड विधि से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। शून्य निकालना है, शून्य के बराबर मान लेंगे, इसका कुछ नहीं तो 1 है, इन दो संख्या की गुणा करनी है। ऐसी दो संख्या निकालो जिनकी गुणा करने पर 3 है और घटाने पर 2 है, तो 3 1 कम 3, 3 में से 1 को घटाओगे 2 आ जाएगा, 3 में से 1 x को घटाना है। अब माइनस है तो माइनस अंदर गुणा कर दोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से एक जोड़ा है, यहाँ से एक जोड़ा है, पहले वाले जोड़े से x माइनस एक्स स्क्वायर से 1x बाहर आ जाएगा और यहाँ से 3 बचेगा, कुछ भी वनिष्ठ नहीं है 1, और जब 1 निकाल दें तो पूरा का पूरा वही आ जाता है। ये चीज़ और ये चीज़ समान है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। और जो गुणनखंड था उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसको एक बार 0 मानो, यदि x माइनस का 3 बराबर 0 तो माइनस का 3 इधर के प्लस का हो जाएगा। इसको 0 मानोगे तो प्लस का 1 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 1। आंसर होगा 3 -1, 3 -1, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछा ही गया है। कह रहे के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। अनेक हल का कंडीशन क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 बराबर होता है c1 बट्टा c2। a1 क्या है, x का गुणज, कुछ नहीं है तो 1 होता है गुणज इस वाले का। ठीक है, उस वाले का क्या है, नीचे x का गुणज k है, y का गुणज क्या है, यहाँ पर पहले वाले का k है, और इधर y का गुणज कुछ नहीं है तो 1 है। c1 प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और k स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के k स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग के 2 ले लो, k गुणा k स्क्वायर 1 कम 1, तो k का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1, 1 का वर्गमूल 1 होता है। ऑप्शन नंबर ये जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर क्या होगा, प्लस माइनस 1। ठीक, ये भी हो गया। कह रहे ये इसका हल क्या होगा। ठीक है, इसका हल क्या होगा ये आपको बताना है, तो ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हो। हमारे पास क्या है, 2x प्लस के 3y, तो देखो पहला ऑप्शन पे आ जाओ, x की जगह पे 6 रखो और y की जगह पे 2 रखो, तो 6 दूनी 12 प्लस 6 कितना आ गया, 18। इधर कितना 18 है, तो बायां पक्ष हल करने पे ये ऑप्शन दायां पक्ष के बराबर दे रहा है, तो यानी कि ये इसका हल हो जाएगा। जो संतुष्ट करेगा वो इसका हल होगा। पहला वाला ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है तो हल दे रहा है, बाएं पक्ष हमने हल किया, दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है, तो ये इसका हल है, बिना हल के आंसर आ गया। क्या है, दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है, तो संख्याएं क्या होंगी। माने जो संख्या है x और y है, क्या है, दो संख्याओं का योगफल, पहला जो योगफल है वो 8 है और उनका जो अंतर है वो 2 है। ठीक है, तो जोड़ दिया, 2x बराबर आ जाएगा 10 और 2 पंजे 10, x का मान आ गया 5। ठीक है, x का मान उठाकर यहाँ रख दो, 5 प्लस y बराबर 8, तो प्लस के 5 इधर के माइनस का 5 हो गया, y का मान आ गया 3, तो वो संख्या होंगी 5,3। वो संख्या कितनी होगी बच्चों, 5,3 होगी। एक अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं ये समीकरण दे रखा है और अगर a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के और बराबर है c1 बट्टा c2 के, यहाँ पर ना प्लस है, तो किसके बराबर होता है। अभी आपको बताया था, इसके अनंत हल की कंडीशन ये होती है। अनंत हल कब होते हैं, जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जाती है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जा रही है, यानी कि वो क्या है, समपाती है। वो क्या है बच्चों, समपाती रेखा है, तो रेखाएं समपाती हैं। जब समानांतर होता है तो कोई हल नहीं होता है, प्रतिच्छेद करती हुई जाती है, एक हल होता है सिर्फ। कह रहे ये युगपत समीकरण का कोई हल नहीं है यदि x का मान क्या हो, x का मान है लैम्डा का मान क्या हो। ठीक है, कोई हल नहीं ना होने की कंडीशन क्या होती है, a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2, ये होती है कंडीशन। a1 कितना है, x का गुणज 1, उधर वाले का क्या x का गुणज 2,
B1 कितना है, y का गुणज 2, और B2 कितना है, y का गुणज लैम्डा। तिरछे गुणा कर दो, लैम्डा एक कम लैम्डा, स्टार्टिंग के 2 ले लो ना, और 2 दूनी 4। कितना होना चाहिए लैम्डा का मान, 4 होना चाहिए। लैम्डा का मान 4 होना चाहिए। अगले प्रश्न में आ जाओ। m के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होना होगा। अद्वितीय हल की कंडीशन क्या है, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बट्टे b2 के। a1 क्या है, x का गुणज पहले वाले का कुछ नहीं तो 1 है, और दूसरे वाले का क्या है, देखो x का गुणज 3 है। b1 y का गुणज क्या है, माइनस के 2 पहले वाले का, और दूसरे वाले का क्या है, m। तिरछे गुणा करोगे, m एक कम m, और 3 दूनी माइनस के 6, तो m का मान माइनस का 6 नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक, आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत बोला है तो चित्र बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर है। इसका जो क्षेत्रफल है ना 30 मीटर स्क्वायर हमें दे रखा है। यदि उसकी लंबाई उसके चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो, लंबाई जो है चौड़ाई पर निर्भर कर रही है, तो जिस पर निर्भर कर रही है उसको मान लिया x। लंबाई क्या बोला है, उसकी चौड़ाई से 1 अधिक हो, यानी कि x + 1 है। तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण क्या होगा। तो देखो ये क्षेत्रफल दे रखा है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होता है। और क्षेत्रफल दे रखा 30, x गुणा x, x², x से कम x प्लस का 30 दे रखा, क्या हो जाएगा, माइनस का 30। तो उन्हें ज्ञात करने का लिए जो द्विघात समीकरण होगा वो ये होगा, x² + x - 30। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कह रहे समीकरण का एक मूल 2 है तो a क्या मान क्या होगा। समीकरण का जो मूल होता है वो समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी कि मूल बोलो तो x का मान है, ये x का मान 2 है। तो जहां जहां x दिख रहा है ना वहां हम 2 रख सकते हैं, x की जगह पे क्या रख सकते हैं, 2। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 + 6 और प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 2 है। 14 2 गुणे में माइनस के इधर के बट्टे में आ गया, 2 सत्ते 14। तो a का मान क्या होगा, -7। a का मान क्या होगा बच्चों, -7 होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे समीकरण का विविक्तीकर क्या होगा। विविक्तीकर का जो सूत्र होता है d बराबर वो होता है b² - 4ac, यही होता है। सो देखो भैया यहाँ a के स्थान पर कितना है, x² का गुणज 3, b के स्थान पर क्या है, x गुणज -2, और c के स्थान पर क्या है, 1/3। रखो सूत्र में, b² - 2 का वर्ग 4, a का मान है 3, c का मान है 1/3, 3 से 3 कटा, 2 दूनी 4, माइनस का वर्ग क्या होता है, प्लस। ठीक है, और ये हो गया 4 एकम 4, 4 में 4 को घटाएंगे आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो विविक्तीकर का मान, विवेचक का मान, डिस्क्रिमिनेंट का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। विविक्तीकर को विवेचक भी कहा जाता है। क्या पता एग्जाम में आ जाए विवेचक निकालो, तुम बोलोगे हमें तो कभी पढ़ा ही नहीं गया, ये सिलेबस से बाहर है। नहीं, विविक्तीकर को विवेचक भी कहा जाता है। यानी किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वो संख्या क्या होगी। किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है, माना वो संख्या x है, 1/3 भाग 21 के बराबर है, 21 तिया 63, तो वो संख्या 63 होगी। 2023 में पूछा गया है। कह रहे हैं द्विघात समीकरण का विविक्तीकर क्या होगा। शानदार क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण बना हुआ नहीं है, बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो देखो x - 1/x बराबर 1 है, लॉस ऑफ क्या जाएगा, x के x से गुणा करोगे x², x एकम x 1 एकम x, तिरछे गुणा करोगे x² - 1 x एकम x, तो माइनस प्लस का x इधर के माइनस का हो गया, और माइनस का 1 पहले से ही है यहाँ पर। ठीक, तो देखो भाई a क्या होगा, x² गुणज 1, b क्या होगा, x का गुणज -1, c क्या है यहाँ पर -1। ठीक, हमें क्या निकालना है, विविक्तीकर। d बराबर जो सूत्र होता है वो होता है b² - 4ac। b कितना है, -1, 4, a का मान है 1
और सी का मान है -k1। 1 का वर्ग 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 1 कम 4, तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो विविक्तिकर का मान कितना होगा बच्चों? 5 होगा। ठीक, नेक्स्ट कह रहे हैं समीकरण के मूल अगर बराबर हैं तो सी का मान क्या होगा? समीकरण का मूल अगर बराबर होता है तो टी विविक्तिकर का मान 0 होता है, यानी कि b² - 4ac का मान 0 होता है। तो यहाँ देखो इस प्रश्न में a के स्थान पर 2 है, b के स्थान पर -8 है और c के स्थान पर c है। ठीक है, b का मान कितना है बच्चों? b का मान है -8, 4, a का मान है 2 और c का मान है 3, तो 8 8 64, 4 दूनी 8, -8 उधर जाके क्या हो जाएगा? +8, 8 8 64, तो c का मान कितना होगा? 8 होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो m का मान क्या होगा? अभी ऐसा क्वेश्चन किया है, तो d बराबर क्या होता है? 0 होता है, यानी कि b² - 4ac 0 के बराबर होता है। हमारे पास प्रश्न में a के स्थान पर कितना है? x² गुणज 3 है, b के स्थान पर क्या है बच्चों? x गुणज -12 और c के स्थान पर m है। ठीक, ये मान उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, b हमारे पास है -12, 4, a का मान है 3 और c की जगह पर है m, माइनस का वर्ग 12 का वर्ग 144, 4 3 12, -12 इधर रखे +12, 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, तो m का मान कितना आ जाएगा? 12। m का मान क्या होगा बच्चों? 12। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता ही आता है, इस टाइप के क्वेश्चन। कह रहे समीकरण के मूल क्या होंगे? देखो पहले से गुणनखंड बने हुए हैं, तो यदि x - 3 को 0 मानोगे तो -3 इधर आके +3 हो जाएगा। यदि x + 2 को 0 मानोगे तो +2 इधर आके -2 हो जाएगा, तो 3 और -2 होंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं समीकरण के मूल बताओ क्या होंगे? प्रकृति के बारे में बात कर रहा है, तो यानी कि हमें विविक्तिकर निकालना पड़ेगा d b² - k4ac। अगर d का मान प्लस में आता है तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं, d का मान अगर शून्य आता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, अगर d का मान माइनस में आता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता। तो देखो बच्चों यहाँ पर a के स्थान पर क्या है? 4 x² का गुणज, b के स्थान पर क्या है? x का गुणज -12 और c हमारे पास क्या है? +9। ये मान हम यहाँ रख देंगे। हाँ, b यानी कि -12, 4, a का मान है 4, c का मान है 9। ठीक है, 12 12 में 144, नेगेटिव का वर्ग पॉजिटिव, 16 9 में 144, कितना आ गया? 0। तो d का मान 0 है, यानी कि मूल वास्तविक और समान यानी कि बराबर है। ठीक है, यहाँ शून्य भी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा और सी भी सही हो जाएगा, क्योंकि शून्य आता है तभी तो ये चीज होती है। ठीक, नेक्स्ट कह रहे हैं यदि समीकरण का एक मूल 6 हो तो k का मान क्या होगा? तो मूल क्या करता है? समीकरण को संतुष्ट करता है। तो जहां जहां x है ना वहां पर 6 रख दो, तो 6 का वर्ग 4 × 6 + k, तो 36, 4 6 24। ठीक है, प्लस k बराबर 0, तो यहाँ से बचेगा 12 प्लस के इधर के माइनस का क्या हो जाएगा? यानी कि k का मान कितना हो जाएगा? -12। कितना होगा बच्चों? k का मान -12 होगा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं दो संख्याओं का योगफल 24 है। ठीक है, मान लेते पहले से एक संख्या x, दूसरी संख्या y है। x दो संख्याओं का योगफल 24 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये वाला मान उठाकर यहाँ रख दो, तो दोनों संख्याएं बतानी क्या होंगी। तो x का मान यहाँ रखेंगे 3y + y, ये मान उठाकर हमने यहाँ रख दिया, तो ये हो गया 4y, 4 6 24। ठीक है, तो y का मान हो जाएगा 6, y का मान यहाँ रख दोगे तो 3 × y है, 3 6 18,
आपका संख्या होगा 18 और 6 होगा, 18 और 6। एक सेकंड, योगफल 24 है, ठीक है। अच्छा दुगनी है यार, मैंने 3 गुनी लिख दिया, कोई बात नहीं, यहाँ ना दुगनी होगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 8 24 और 8 रखोगे, 3 8 24, 8 3 24 हो जाएगा आंसर। फिर भी तो ये आंसर नहीं है ना इसमें। दूसरी की 2 गुनी, एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, 2 और 1 3 वाई हो जाएगा, 3 8 24, 8 आएगा वाई का मान, और 8 यहाँ रख देंगे तो अच्छा 2 है यहाँ पर ना, 8 दूनी 16 आ जाएगा, 16 और 8 होगा आंसर। ठीक है बच्चों, 16 और 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मान बताना है कि क्या होगा। तो देखो हम क्या कर देंगे, तिरछी गुणा, एक्स स्क्वायर 4 एकम एक्स स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा 32 एकम 32, ठीक है। माइनस का 4 इधर के प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36। वर्गमूल क्या हो जाएगा 36 का, प्लस माइनस के 6। तो ऑप्शन नंबर ये जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6। नेक्स्ट कह रहे मूलों का योग क्या होगा। द्विघात समीकरण में पूछ रहा है मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, मूलों का योगफल का सूत्र होता है माइनस के पी अपॉन ए। तो बी, ए का मान कितना है बच्चों 5, बी का मान कितना है माइनस का 3, और अचर पद कितना है हमारे पास 2। तो मूलों का योगफल, ठीक है, ए का मान है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये बट्टे में 5, तो आंसर आ जाएगा 3/5 होगा। कितना होगा, 3/5 होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे यदि द्विघात समीकरण का एक मूल -2 है तो पी का मान क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। प्लीज कमेंट करके आप बता रहे इसका आंसर क्या होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, इसको भी आपको सॉल्व करके आंसर बताना कमेंट में क्या होगा। आंसर आएगा +-3, ठीक है। अभी क्या ना ऐसा क्वेश्चन, तिरछे गुणा कर दोगे, माइनस का 2 इधर प्लस आ जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, वर्गमूल निकालोगे 3 आ जाएगा +-, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे समांतर श्रेणी के लिए सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर क्या होता है कि दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा दो, दूसरा पद 1 है, प्रथम पद 3 है, आंसर आ जाएगा -2। क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे 2k - 1 7 3 के समांतर श्रेणी में, तो k क्या होगा, k का मान क्या होगा। देखो आप जानते हैं समांतर श्रेणी में अगर 3 क्रमागत पद है तो इसमें एक नियम होता है कि बीच वाले का डबल जो होता है ना, वो पहले वाले और आखिरी वाले के योगफल के बराबर होता है। तो बीच वाला हमारे पास क्या है 7 है, 7 का डबल कर दो, पहला वाला और आखिरी वाला एक का योगफल के बराबर होगा। अच्छा यहाँ पर माइनस है, आखिरी वाला क्या है 3 के, ये माइनस का है, ठीक है। तो 7 दूनी 14, और यहाँ से आ जाएगा 2 के और 3 के 5 के, और ये -1 है, माइनस का 1 के क्या हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 15, और ये 5 के, तो ये हो जाएगा 5 या 15। तो के का मान कितना होगा बच्चों, के का मान होगा 3, ठीक है जी। के का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आराम से बन गया। कह रहे अगर किसी श्रेणी का nवां पद इतना है तो उसका चतुर्थ पद क्या होगा। हमें nवां पद दे रखा है, an दे रखा है 3n² प्लस के 5n, ठीक है। हमें चतुर्थ पद यानी n के प्लस पे 4 रखना है, जहां जहां n है वहां 4 रख दिया। 16 3 48, 4 का वर्ग 16, ठीक है, 16 3 48 और 5 के 20, तो ये हो जाएगा 68। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 68 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। क्या है, किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर 6 है तो इसका मान कितना होगा, ठीक है। इसका मान कितना होगा, देखो टी का मतलब है पद, यानी कि ए 47 में से आपको 47 पद में से 35वां पद घटा देना है। 47 पद का मतलब होता है एक कम करके लिखो, a + 46d, और ये इसका मतलब है a + 34d, ठीक है। प्लस का माइनस का घटा, 46 में से 34 घटाओगे, 6 में 4 घटाएंगे 2, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 12d, और डी का मान प्रश्न में दे रखा है समान सार्वंतर 6 है, डी का मान क्या है बच्चों 6 है, तो 12 छंग 72, तो आपका आंसर आ जाएगा 72, 72।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, समांतर श्रेणी का 12वां पद क्या होगा? 12वां पद का मतलब है एक कम कर दो, a प्लस 11d। तो a क्या है? 6 पहला पद, d क्या है? दूसरे पद से पहला पद घटा दो, 4 है। तो पहला पद हमारा 6 है और d हमारा 4 है। तो 11 चौको 44 प्लस 6 कितना आ जाएगा आंसर? 50। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं समांतर श्रेणी का अगला पद क्या होगा? तो देखो √8 का मतलब होता है 2 √2, 9 18 का मतलब होता है 3 √2, 16 दूनी 32, 4 √2। तो देखो सब में √2 जुड़ रहा है, तो अगला पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 √2। कितना हो जाएगा? 5 √2, 2 √3 4, तो अगला पद क्या होगा? 5 √2 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ, कह रहे समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या होगा? a11 का मतलब होता है a प्लस 10d। तो समांतर श्रेणी पहले ही बोल दिया है, प्रथम पद हमारा -5 है। सर्वांतर क्या होता है कि दूसरे पद में से हमें पहला पद घटाना होता है। ठीक है, नेगेटिव। ठीक है, और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 2 पंचे 10, तो 10 में से 5 घटाओगे 5/2 आ जाएगा डी का मान। ए का मान -5 है और डी का मान है 5/2। तो 2 पंचे 10, तो 5 बचे 25, 25 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 20। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कह रहे किसी अनुक्रम का nवां पद इतना है तो इसका तीसरा पद क्या होगा? देखो nवां पद हमें दे रखा है n बराबर 4 की पावर में n+1 है। हमें निकालना है तीसरा पद, यानी n की जगह पे क्या रख दो? 3। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4, यानी कि 4 को 4 बार गुणा करना है। 4 को 4 बार गुणा करना है। 4 चौको 16 गुणे 16, तो 16 गुणा 16 क्या होता है? 256 होता है। 16 गुणा 16 कितना होना? 256। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहे समांतर श्रेणी में n धन पूर्णांकों का योग क्या होता है? n धन पूर्णांक बोले तो n पदों का योगफल, जिसका सूत्र होता है n+1/2। ठीक है, अगर यहीं पे बोल देता n धनात्मक पूर्ण के वर्गों का योगफल क्या होता है, तो आप लिखते n 2n+1 n+1, फिर 2n+1 होता है, बट्टे में आता है 6। n पदों का योगफल बोला है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर होगा, इसे रट लीजिएगा। नेक्स्ट, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 है। प्रथम पद -2 यानी कि a दे रखा है, सर्वांतर 4 है, d हमारा 4 दे रखा है। उस श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या होंगे? प्रथम 4, पहला पद तो -2 हो गया, 2 में आप 4 जोड़ दोगे तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसमें 4 जोड़ोगे 6 आ जाएगा, उसमें 4 जोड़ोगे 10 आ जाएगा। ठीक है, -2 2 6 ये होगा, -2 2 6 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर, क्योंकि इस पहले पद में सर्वांतर जोड़ते रहो, -2 में 4 जोड़ेंगे 2, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, पहला वाला पद सही हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 में जैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैंने बता दिए। और बोर्ड एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, और जितने भी प्रश्न बताए ना सब पूछे गए प्रश्न है। मैंने अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन बना के नहीं लाया हूँ, जो पूछे गए हैं वही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यही ऐसे प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछ जाते हैं। बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक करें, सब कुछ पढ़ा रखा है। किसी भी प्रकार की वीडियो की जरूरत हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को हर जगह शेयर जरूर करें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।